अच्छा, हाउ टू सी द और हाउ टू एनालाइज द टेक्स्ट, बेसिकली आपका आरटीसी का क्वेश्चन आता है। ये कल सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम व्हाट इज आरटीसी, व्हाट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड सो ऑन। ये आप लोगों ने अभी तक बीए लेवल पे सिर्फ पैराफ्रेजिंग पढ़ी होगी, ठीक है, चाहे वो आप समरी लेवल पे पढ़ते थे या वो बीए लेवल पे पढ़ते थे, तो आपसे एक समरी पूछी जाती थी, ये समरी तो यहाँ पे भी लिखी हुई है, लेकिन व्हाट आर द हिडन मीनिंग्स, व्हाट इज द सोसाइटी जो कि चौसर यहाँ पे एक्सपोज कर रहा है, क्या सिनेरियो वो यहाँ पे एक्सपोज कर रहा है, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ये सारी आ जाती है इसकी क्रिटिकल स्टडीज में। हर जो अगर अप्रैल का भी वो महीने की बात करता है, मंथ ऑफ अप्रैल की बात करता है, शॉर्ट सूट की बात करता है, तो ये इमेजेस क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, व्हाट दे आर सिंबलाइजिंग। यूं तो आसान है ना लिखना, व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शॉर्ट सूट, के हाँ जी जी, जब अप्रैल में जो है मौसम बहार हुआ और उसके शॉर्ट सूट होना शुरू हो गए। आजकल आपको उर्दू समरीज वाली बुक्स भी मिल जाएंगी, लेकिन the reason is that what are the literary terms, the symbolism, the imagery and the context behind that, वो आपको समरी के अंदर नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं क्रिटिकल कमेंट्री ऑफ द या क्रिटिकल एनालिसिस। आपने इस लेवल पे जाके लिखना होता है मास्टर्स के पेपर के अंदर। जैसे हम नॉर्मली हम बहन भाई मिलके कोई मूवी देखते हैं, एक ड्रामा देखते हैं, मैं कुछ और कहूँगी, मेरी साथ वाली बहन कहेगी नहीं भाई ये हीरो आया, इसने हीरोइन को ऐसे थप्पड़ मार दिया, इसको नहीं मारना चाहिए था। मैं कहूँगी नहीं नहीं, भाई साथ बैठा हो, कहेगा नहीं औरत के साथ होना ही ऐसे चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि दैट इज द डिफरेंस ऑफ द जेंडर्स, के हर जेंडर की, हर इंसान की, हर ओपिनियन जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, ये हम एक्चुअली क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंट गाइड्स होती हैं उसमें डिफरेंट क्रिटिकल एनालिसिस लिखे होते हैं और वो पूछते हैं मैम वो वाला ठीक है या वो वाला, दोनों ही ठीक होते हैं। क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस में कोई आपसे राइटर का व्यू पॉइंट नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है आपको इसके अंदर क्या नजर आया है। ठीक है, दैट इज बेसिकली द क्रिटिकल एनालिसिस। जो मुझे इसके अंदर डीप मीनिंग्स या हिडन मीनिंग्स नजर आ रहे हैं, मुझे उसको एक्सप्लोर करना है, दैट इज बेसिकली द क्रिटिकल एनालिसिस। कभी भी जब भी कोई लाइंस लिखी जाती हैं पोएम्स की, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। ऑलवेज रीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे अब हम इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। कॉन्टेक्स्ट इस पोएम का ये है जनाब कि अप्रैल का महीना है, चौसर जो है, चौसर ने ये जो कैंटरबरी टेल्स है, ही हैज रिटन इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। All the characters he has seen in his own life, he has portrayed in his Canterbury Tales. The way, the nature of a man and the way he is behaving in a society, rather that is a religious society or that is the क्या या फिर वो कोई बिजनेस सोसाइटी है या जिस तरह की भी है, तो वो चौसर ने पोर्ट्रे किया उसको। सेकेंडली चौसर ने आयरॉनिकली पोर्ट्रे किया। आयरनी क्या होती है, इंसान हो कुछ, लगता कुछ है और होता कुछ है, दैट इज बेसिकली द आयरनी। कि जो रिलीजियस कैरेक्टर्स थे उनको मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई इनको रिलीजियसली बिहेव करना चाहिए। हम यही कहेंगे ना, एक एक्लिजियास्टिकल कैरेक्टर है उसको रिलीजियसली बिहेव करना चाहिए, बट दे आर नॉट रिलीजियसली बिहेविंग लाइक दैट। दैट इज बेसिकली द आयरनी कि उनको बिहेव करना चाहिए, उनको अपने रिलीजन की हदूद नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन वो तोड़ रहे हैं। दे आर जस्ट मतलब उन्होंने जिंदगी को एक एंटरटेनमेंट समझ लिया है, एंड देयर इज नो कनेक्शन ऑफ देम विद द गॉड। और उनका अल्लाह के साथ, गॉड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दीन एक स्लोगन या नाम का दीन बना के उन्होंने अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ा हुआ है, और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है, और जिसके थ्रू वो हिपोक्रेटिकली लोगों को सेड्यूस कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कैंटरबरी टेल्स के अंदर बताई जाएंगी। फिर औरत जो है उसका बिहेवियर एक सोसाइटी के अंदर क्या है, अगर वो रिलीजियस है तो वो किस तरह से बिहेव करती है, अगर वो ताजर
तिजारत से ताल्लुक रखती है तो किस तरह से बिहेव करती है। फिर उसने एक नोबल क्लास को इसके अंदर डिफाइन किया जो मैंने आपको प्रीवियसली सारी स्लाइड्स के अंदर पढ़ाया। अब चलते हैं इन लाइन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ यूं है कि एक तबर्द इन है जिसके अंदर 29 पिलग्रिम्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। मैंने आपको बताया चौसर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर के अंदर, जो उसका तीसरा दौर था अपनी जिंदगी का आखिरी दौर, उसमें उसने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी, और जितना कैंटरबरी ने हॉलमार्क क्रिएट किया इंग्लिश लिटरेचर में इतना किसी ने भी नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि ये कोई अप्रैल का महीना था, और अप्रैल के महीने में नॉर्मली बहार का महीना होता है, एंड दैट इज नॉट ओनली द बहार और द स्प्रिंग ऑफ द आउटसाइड सर्कमस्टांसेस। जब भी आपके बाहर बहार होती है तो आपके अंदर भी बहार ही होती है। अच्छा मौसम हो तो दिल अच्छा भी फील करता है। तो यहाँ पे जब अप्रैल का महीना आया तो इन सारे पिलग्रिम्स ने सोचा कि चलो भाई चलते हैं किसी पिलग्रिम किसी श्राइन के ऊपर, किसी टॉम के ऊपर जो कि सेंट कैथेड्रल का जो है वो जो है टॉम था, और ये सब उस पे जा रहे थे। ठीक हो गया। और अप्रैल का महीना था तो ये इनको हुआ कि भाई अब ये अप्रैल का महीना हमें एक स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज पे जाना चाहिए। तो दैट इज नॉट ऑन द थिंग, नॉट द थिंग के बाहर बहार थी, बल्कि दैट इज सम जो रिलीजियसली एक बंदे का एक ताल्लुक होता है अल्लाह के साथ या फिर मजहबियत के साथ, उस ये उन सारी चीज़ों को शो कर रहा है कि वो दुनिया को छोड़ के उन्होंने सोचा चलो अब एक पिलग्रिमेज पे चलते हैं। तो ये सब तबर्द इन पे इकट्ठे हुए थे। इंग्लैंड का बैकग्राउंड जो इसमें लोकेशन शो की जा रही है वो इंग्लैंड की शो की जा रही है, और इन्होंने एक समंदरी रास्ते के थ्रू जो है वो उस वॉयज पे जाना था जो कि किसी सेंट का मज़ार था, किसी श्राइन पे जाना था इन्होंने, और ये सारे फोक्स वहां पे इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे वो कहता है चौसर, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज इज अडॉप्टेड बाय चौसर टू प्रेजेंट अ inverted comma start wonderfully complex comma ironic comma comic comma serious vision of the world। रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से देखिएगा। द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज इज अडॉप्टेड बाय चौसर टू प्रेजेंट अ इन्वर्टेड कॉमा स्टार वंडरफुली कॉम्प्लेक्स आयरॉनिक कॉमिक सीरियस विजन ऑफ द वर्ल्ड। आयरॉनिक कॉमिक सीरियस विजन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा यहाँ पे देखिए वो कहता है अब यहाँ पे एक पिलग्रिमेज को अडॉप्ट किया गया है ताकि एक वंडरफुली कॉम्प्लेक्स आयरॉनिक कॉमिक सीरियस विजन ऑफ द वर्ल्ड को शो किया जा सके। ठीक हो गया। यहाँ पे अब वो कहता है व्हेन दैट अप्रैल वेदर शॉर्ट सूट, ये थोड़ी सी पुरानी इंग्लिश लिखी हुई है, यहाँ पे व्हेन का मतलब व्हेन है। ठीक है, ये आप नीचे से खुद ही देख लीजिएगा, मैं ऐसे बढ़ती जाऊंगी और आपने थोड़ा सा ये नीचे वाले मीनिंग्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। वो यहाँ पे कहता है कि व्हेन दैट अप्रैल श्योर सूट, कि जब ये अप्रैल की स्वीट स्मेल जो है वो श्योर हुई, व्हेन देयर इज द स्प्रिंग इन द सीजन ऑफ द अप्रैल इन द इंग्लैंड, द ड्रॉट ऑफ द मार्च हैड बर्स्ट टू रूट, और वो जो ड्रॉट ऑफ मार्च है, वो जो ड्राई एयर थी मार्च की, वो जो है रूट तक जो है वो लिक्विफाई हो गई, वो उसकी जो ड्राइनेस है वो खत्म हो गई। एंड bathed every wine in Swiss liquor, और every vein जो है यानी कि हर पत्ता पत्ता हर डाली, वेन एक्चुअली पत्ते की वेन्स को कहा जा रहा है, लीव्स की वेन को कहा जा रहा है, वेन्स ऑफ द प्लांट्स को कहा जा रहा है, और वो कह रहा है हर चीज जो है वो लिक्विड में जो है वो बात हो गई, उसका शोर हो गया, या इतनी ज्यादा रेनफॉल हुई कि ये सब कुछ साफ हो गया। ऑफ विच वर्च्यू एंजेंडर्ड इज फ्लो बाय विद द पावर फ्लावर इज क्रिएटेड। फ्लोर यहाँ पे फ्लावर को कहा जा रहा है, एंजेंडर्ड ग्रो को कहा जाता है यानी कि पैदा हुए। बाय विच वर्च्यू, वर्च्यू आपको पता है वर्च्यू को कहा जाता है इंग्लिश में। अब ये पुरानी इंग्लिश है, एंग्लो सेक्सन वर्ड्स कुछ इसके अंदर यूज किए गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन नीचे उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वर्च्यू एक्चुअली वर्च्यू को कहा जाता है, एंजेंडर्ड ग्रो को कहा जाता है, कि जिसकी अब ये फ्लोर जो है आज के दौर में हम इस फ्लोर को आटा कहते हैं, लेकिन पुराने दौर में फ्लावर के जो फ्लावर है उसके स्पेलिंग्स कुछ यूं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ये इसकी लिक्विड की वजह से जो है
अच्छा जी, यहाँ पे देखें बाय विच पार्ट द फ्लावर इज क्रिएटेड, वो कहता है कि ये वो रेन है जिसकी वजह से, जिसकी पार की वजह से जो है वो जो फ्लावर है वो क्रिएट होना शुरू हुए हैं। दे आर ग्रोन अप व्हेन ज़ेफायरस ईक विद हिज स्वीट ब्रीज। ज़ेफायरस कहते हैं मगरिबी हवाओं को, वेस्ट वाइंड्स को। और वेस्ट वाइंड्स क्या होती है, वो नमी वाली हवाएं होती हैं। वो कहते हैं व्हेन द, और या फिर वो ऐसी हवाएं होती हैं जो कूल ब्रीजेस होती हैं, दैट इज बेसिकली द वेस्ट वाइंड्स और द कूल ब्रीजेस ऑफ वेस्ट वाइंड, जो कि वो कहता है कि विद इट्स स्वीट ब्रेथ, उनके स्वीट ब्रेथ की वजह से इंस्पायर्ड हैथ इन एवरी हॉल्ट एंड हीट। तो उन्होंने अपनी इंस्पायर किया किसको, एवरी हॉल्ट वुड को, हीथ बेसिकली बेटा गॉडेस ऑफ अर्थ को कहते हैं। हीथ बेसिकली किसी वादी को कहते हैं। हीथ के बहुत सारे आपको इंग्लिश लिटरेचर में मीनिंग नजर आएंगे, ठीक है। फील्ड को भी कहते हैं, हीथ किसी वादी को कहते हैं, खेत खलिहानों को कहते हैं। हीथ के इंग्लिश लिटरेचर में आपको बहुत सारे, रिटर्न ऑफ द नेटिव में भी एक हीथ का मीनिंग था, याद है, गॉडेस ऑफ अर्थ, अर्थ को कहा जाता है। तो वो कहता है कि हर वुड, एवरी हॉल्ट, एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ जो है, ये एवरी कॉर्नर ऑफ द फील्ड जो है, वो उसकी, उस रेन ने उस ब्रेथड किया है लाइफ को। रेन ऑफ अप्रैल ने जो है उस ब्रेथड कर दिया है लाइफ को। द टेंडर क्रॉप्स एंड द यंग सन, इवन द टेंडर क्रॉप्स, क्रॉप्स यहाँ पे क्रॉप्स को भी कहा जा रहा है, क्रॉप्स यहाँ पे लीव्स को भी कहा जा रहा है। तो वो यहाँ पे कहता है कि ये जो टेंडर क्रॉप्स है, क्रॉप्स शूट्स को भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो टेंडर क्रॉप्स है, और यंग सन, सन यहाँ पे सन को कहा जाता है। बेलिंडा में भी सन के यही स्पेलिंग थे, है ना। हमने जब बेलिंडा का कैरेक्टर पढ़ा था तो हमने सन को सोल पढ़ा था, SOLE, सोल। यहाँ पे ये उससे भी पुरानी इंग्लिश है, और इसमें सन को, सन के कुछ यूं के स्पेलिंग होते थे। वो कहते हैं कि वो जो न्यू लीव्स हैं और जो यंग सन है, हैथ इन रैम हिज हाफ कोर्स यर्न, उसने अपना हाफ कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया, यानी कि इन द ही रैम बेसिकली एरीज को कहते हैं, हैथ जो है हैस को कहा जाता है, और रैम हिज हाफ कोर्स यूरोन, यानी कि उस सन ने भी अपना आधा कोर्स जो है वो पूरा कर लिया है। दस यंग सन जो कि उसने रन ऑफ स्प्रिंग एंड ओल्ड बिकॉज ऑफ द हार्ड ड्राइनेस, यानी कि उसने जो है अपने मतलब हाफ कोर्स जो है, यंग सन हैज रन हिज हाफ कोर्स इन द रैम, ठीक है। उसने रैम में अपना हाफ कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सूरज की गर्दिश के हिसाब से ही आपको पता है कि हमारे ईयर्स की डेट्स वगैरह होती हैं। और वो कहता है कि सन ने क्योंकि अपना हाफ कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इस वजह से अब यहाँ पे बहार है। एंड स्मॉल फॉलो मेकन मेलोडी एंड स्मॉल, यहाँ पे फाउल्स, फाउल्स आपको पता है वो जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं। वो कहता है कि वो जो स्मॉल फाउल्स हैं, अब क्योंकि बहार का मौसम है, उन्होंने मेलोडी करना शुरू किया। उन्होंने दे आर सिंगिंग द सॉन्ग्स, और दे आर जस्ट एंजॉयिंग द spring season. They're sleeping all night with open eye, or they are so much excited. Those fowls are so much excited that they are sleeping with the open eye. मतलब they are so excited कि भाई कब दिन होगा और हम दोबारा से उस दिन की स्प्रिंग को एंजॉय करेंगे। So pricked them nature in their in her courages. Courages hearts को कहते हैं, यानी कि उनको सारी रात इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वो जो नेचर है उनको प्रिकित कर रही है, उनके दिल को प्रिक कर रही है, उनको इंसाइड कर रही है, उनके हार्ट्स को, because they want to enjoy that spring season then looking for to go on present। अब ये तो नेचर का एक ताल्लुक उसने शो किया टूवर्ड्स द नेचर, कि सन क्या कर रहा था, फाउल्स क्या कर रही थी, किस तरीके से जो है इट गेट क्या सर्कमस्टांसेस, वहाँ का एनवायरनमेंट वो किस तरीके से जो है उसमें ड्रॉट जो है वो ख़त्म हो गई, और द न्यू सीजन हैज स्टार्टेड एंड द स्प्रिंग सीजन हैज स्टार्टेड, जिसके अंदर नए पत्ते उगते हैं। तो अब वो नेचर का ताल्लुक नेचर से, यहाँ पे ओवरऑल जो चौसर है इन लाइन्स तक, लाइन नंबर 12 तक, सॉरी 11 तक, वो क्या शो कर रहा है, ही इज शोइंग द रिलेशन ऑफ नेचर टूवर्ड्स द नेचर, कि एक नेचर का नेचर के साथ क्या ताल्लुक है। इंसान जो है वो उस तरह से रिएक्ट करता है जिस तरह के उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं। He is not only showing the beauty of the nature or the newness of the
ईयर और द डे, वो नए दिन की बात नहीं कर रहा, वो एक्चुअली इमर्जिंग स्पिरिचुअलिटी को शो कर रहा है कि इंसान जो है जब वो थक हार जाता है, जब वो सब कमा भी लेता है, अपनी काफी जिंदगी गुजार चुका होता है, तो वो कहता है चलो अब थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह भी करें। ठीक है, वो फिर कहता है कि चलो भाई कहीं चलते हैं किसी पिलग्रिमेज, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी यही होता है कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर याद आता है हज भी करना है, क्योंकि जिंदगी की सारी मसरूफियात, तो वो क्या होता है, वो हमारे दिल के अंदर का स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग सीजन होता है जो हमें एनकरेज करता है कि वी हैव टू डू सम, वी हैव टू कनेक्ट विद द गॉड। ठीक है, हमें अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम करना है। फिर वो कहता है, अब तो ये नेचर का ताल्लुक टुवर्ड्स द नेचर उसने शो किया, वो कहता है देन लॉन्गन फॉर टू गून ऑन द गून गो। ठीक है, गो, वेंट, गोन, गून, यहाँ पे गून आ रहा है, ऑन पिलग्रिमेजेस, तो वो जो लॉन्ग फोक है, वो जो मकामी लोग हैं, देन को कहा जाता है, लॉन्ग फोक्स को कहा जाता है, तो उन्होंने दे हैव प्लान टू गो ऑन पिलग्रिमेज, कि जब हर चीज स्पिरिचुअलाइज हो गई तो देयर इज सम स्पिरिचुअलिटी arisen in the heart of the man too, because that is the reaction of man towards the nature and the nature towards the man, कि नेचर ने इंसान को एक सूथिंग इफेक्ट दिया और नेचर ने ये शो किया इंसान को कि अब उसको थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअलाइज भी करना है। एंड फार्मर्स फॉर टू सीक एंड स्ट्रेंज स्ट्रेंज को कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग शोर्स को कहा जा रहा है। अच्छा, पाल्मर्स प्रोफेशनल पिलग्रिम्स, पाल्मर्स बेटा इस वजह से पाल्मर्स पिलग्रिम्स को कहा जाता है क्योंकि पुराने दौर में, इवन आज के दौर में भी, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो पिलग्रिम होता है ना, उसमें उन्होंने पाम्स पकड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े पाम ट्रीज के पत्ते जो होते हैं ना, वो उन्होंने बड़ी बड़ी डंडे से पकड़े होते हैं, और वो सब कहाँ जा रहे होते हैं, वो पिलग्रिमेज पे जा रहे होते हैं अपने हाथों में। तो इस वजह से ये ट्रेडिशनली वो जो है उनको पामर्स कहा जा रहा है कि वो प्रोफेशनल पिलग्रिम्स हैं, या ट्रेडिशनली दे हैव कैरिड द पाम ट्रीज, या पाम की वो जो उन्होंने पाम्स पकड़े हुए हैं फॉर टू सीकन, क्या ताकि वो सीक कर सके स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ड्स को, फॉरेन शोर्स को, यानी कि वो स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ड्स को, फॉरेन शोर्स को, या स्ट्रेंज शोर्स को, या डिफरेंट शोर्स को वो एक्सप्लोर कर सके कि उनको जाना कहाँ है। ठीक है, हम भी जब पिलग्रिमेज पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो हम वहाँ, सही बात है, मक्का मदीना शुरू से तो नहीं देखा होता ना, तो टू फन हाउस नॉर्थ इन सॉन्ड्री लैंड, सॉन्ड्री वेरियस लैंड, सॉन्ड्री वेरियस को कहते हैं, लॉन्ड्स लैंड्स को कहते हैं, नॉर्थ नोन को कहते हैं, टू फन हाउस, टू डिस्टिंक्ट श्राइन्स। ठीक है, तो क्या है, वो कहाँ पे जाते हैं, फॉरेन शोर्स पे, डिफरेंट श्राइन्स पे, नोन इन वेरियस लैंड, so they plan to go to various lands, to distant shrines, to foreign shores, to seek some, कि भाई हमें अंदर से आपको सुकून मिलना चाहिए, to seek some solace, और वो जिंदगी के तबरकात लेने के लिए वो किसी श्राइन के पास जाते हैं, किसी सेंट की श्राइन पे जाने का इरादा करते हैं, स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर एंड, और स्पेशली जहाँ पे हर शायर का एंड होता है, हर शायर यानी कि हर जो लैंड है उसका एंड होता है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि अब ये पिलग्रिम्स जो हैं वो फार ऑफ श्राइन्स यानी कि रिमोटेस्ट श्राइन्स पे जाना चाहते हैं, जो कि सेवरल लैंड्स पे हैं और डिफरेंट एरियाज ऑफ कंट्रीज में वो है। अच्छा, यहाँ पे फिर वो बात करता है शायर्स एंड ऑफ इंग्लैंड, यानी कि डिफरेंट शायर्स हैं, एवरी शायर एंड ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की हर शायर पे जाना चाहते हैं। टू कैंटरबरी दे वेंट को भी कहते हैं, वेंट ट्रेवल को भी कहते हैं। तो वो कहाँ जा रहे हैं, टू ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी, द कैंटरबरी टेल्स है ना, अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये कैंटरबरी जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी, इंग्लैंड से लेके कैंटरबरी तक के हर शायर पे ये जाना चाहते हैं। आपको पता है इंग्लैंड में नॉर्थ शायर, साउथ शायर, इस तरह की डिफरेंट शायर्स हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके डिफरेंट एरियाज हैं जिसको शायर्स कहा जाता है इंग्लैंड के। आज आज भी आई थिंक ये है नॉर्थ शायर, साउथ शायर। आप लोग आगे जाके इंग्लिश लिटरेचर में शायर्स के बारे में पढ़ेंगे इंग्लैंड। तो वो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड के हर शायर से लेके, जैसे हम कहते हैं ना हमारा हर सिटी
हर साहिल, हर समंदर, तो वो हर शायर ऑफ इंग्लैंड से कैंटरबरी तक ट्रैवल करना चाहते हैं। द होली ब्लिसफुल मार्टायर फॉर टू सीक, और वो कहाँ पे जाना चाहते हैं? वो होली ब्लिसफुल मार्टायर यानी कि जो होली ब्लिसफुल मार्टायर यानी कि वो शहीद जो ब्लिसफुल मार्टायर है जिसको कि शहीद कर दिया गया था, दैट हेल्प there they went to seek the grant of their prayers from Saint Thomas a Becket, a 40th bishop of Canterbury, the holy blissful martyr। ठीक है, ये होली ब्लिसफुल मार्टायर था, इसका नाम जो है सेंट थॉमस बेकेट था। ये 40th आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी था, और इसको जो है इस वजह से जो है हेनरी टू ने जो है वो किल कर दिया था, मतलब इसको, क्योंकि इसने बादशाह के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। Who did not agree to subordinate to the subordination of the church under the crown। उसने कहा था कि भाई मैं जो है बादशाह की बादशाहत नहीं मानता और मैं चर्च को अंडर क्राउन नहीं आने दूंगा। तो फिर क्या हुआ था कि उसको मर्डर कर दिया गया था इन कैंटरबरी कैथेड्रल। कैंटरबरी के कैथेड्रल में उसको मर्डर कर दिया गया था इन 1170 एट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेनरी टू। हेनरी टू एक बादशाह का नाम है, ठीक है, और उसने जो है इसको जो है मर्डर कर दिया था इसका अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसने बादशाह के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। तो इस वजह से अब उसका वो जो कैथेड्रल है, उसका जो मज़ार है, उसकी जो श्राइन है, ये सब कैंटरबरी जा रहे हैं, और सेंट बेकेट जो है उसके मज़ार पे ये सब, थॉमस ए बेकेट इसका नाम है, और थॉमस बेकेट भी इसको कहते हैं, सेंट बेकेट भी इसको कहते हैं। तो ये सब सेंट बेकेट के मज़ार पे जा रहे हैं जो कि कैंटरबरी में है, और इसका कैथेड्रल कहाँ है? कैंटरबरी। कैथेड्रल भी मज़ार को कहते हैं, श्राइन मज़ार को कहते हैं, ठीक हो गया। That helm had holpen when they were sick, that who hem them, जो कि उनकी हेल्प करता है, had जो कि उनकी हेल्प करता है, holpen हेल्प करता है when they were sick, जब वो सिक हो जाते हैं, जो कि उनकी हेल्प करता है। यानी कि ये क्यों उस मज़ार पे जा रहे हैं? क्योंकि इनका ये कहना है कि जब ये उस मज़ार पे जाएंगे तो अगर ये सिक हैं तो ये ठीक हो जाएंगे, इनको शायद ज़िंदगी की सॉलेसिस मिल जाएंगी और ये अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएंगे। तो दैट्स वाई दे जो है ये सीख कर रहे हैं हेल्प कि जी हम उस मज़ार पे जाएंगे तो हमें शायद कोई सुकून मिलेगा, ठीक हो गया। लोग नॉर्मली मज़ारों पे अपनी दुआएं पूरी करवाने जाते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने जाते हैं, तो ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये क्रिश्चियंस जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो भी ऐसा करते हैं, ठीक है, वो भी मज़ारों को पूछते हैं। We feel that in that season on a day, वो कहता है it happened that in that season on day in Southwark at the Bird at Islay। वो कहता है Southwark at the Bird, इन जहाँ पे ये सब कहाँ हुआ, यानी कि ये सब कहाँ पे इकट्ठे हुए? We feel that in that season on day, ये कब हुआ? ये it happened that on season one day, जबकि कहाँ पे? Southwark में, जो कि the Bird inn में, साउथ फॉक द बर्ड इन के अंदर जब मैं लेटा हुआ था। रेडी टू वेंटन ऑन वेंटन यानी कि वेंट, रेडी टू गो ऑन, वेंट पीछे भी आया था एक जगह, अब यहाँ पे वेंडन आया हुआ है, ठीक है। हमने उसमें उसका मीनिंग पढ़ा था, दैट इज द जर्नी। मैंने आपको कहा था वेंट से आप इसको जो है वो मतलब कर लें, कनेक्ट कर लें ना, तो इस तरीके से आपको थोड़े से कीवर्ड्स रखने पड़ेंगे इसका टेक्स्ट पढ़ने के लिए। तो वो कहता है कि दे आर रेडी टू गो ऑन पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डिवोट करेज, कि वो कैंटरबरी जाना चाहते हैं पूरी डिवोटेड करेज के साथ, स्पिरिट के साथ। एट नाइट वॉज कम इन टू दैट हॉस्टलरी, और जब उस होटल के अंदर, उस इन के अंदर, हॉस्टलरी एक्चुअली उस तबर्द इन को कहा जा रहा है। इन किसे कहते हैं? सराय को कहा जाता है, होटल को कहा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट लोग आके ठहरते हैं, उस हॉस्टलरी को कहा जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज these all have the same meanings, कि वो जब रात हुई उस हॉस्टलरी के अंदर, वेल 9 and 20 इन कंपनी, यानी कि वो कंपनी में टोटल कितने बंदे थे? 9 and 20 मीन्स 29 लोग थे। अब देखिए यहाँ पे 9 के क्या स्पेलिंग है, ठीक है। तो वो 29 लोग थे, यानी कि 29 पिलग्रिम्स थे। और सॉन्ड्री फॉक, सॉन्ड्री हमने अभी पीछे भी पढ़ा, वेरियस फोक यानी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन्स थे, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल थे, मकामी लोग थे। बाय एडवेंचर, बाय फॉल, बाय चांस दे हैव फॉलन, यानी कि बाय चांस वो जो है इकट्ठे हुए थे इन फेलोशिप,
उनकी आपस में दोस्ती हो गई, यानी कि इकट्ठे के इकट्ठे वो कितने थे, 29 पिलग्रिम्स थे। एंड पिलग्रिम वर दे ऑल, टोटल के टोटल बस ये 29 पिलग्रिम्स थे, 29 पिलग्रिम्स थे जो कि वहां पे देखने को मिले। दैट टू वर्ड कैंटरबरी वॉल्डन राइड, हु intended to ride towards Canterbury, ठीक है, जो कि जिनका इरादा था इन 29 पिलग्रिम्स का, क्या इरादा था, वोल्डन, अगेन वेंड, वोल्डन, ठीक है, वेंडन, ये सारे क्या हैं, दीज आर द एंग्लो सेक्सन वर्ड्स। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये ओल्ड इंग्लिश में, क्लासिकल इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि वो जो है कहाँ जा रहे हैं, दे हु इंटेंडेड टू राइड टुवर्ड द कैंटरबरी, कैंटरबरी जाना चाह रहे हैं, उनका इरादा क्या है। द चैम्बर्स एंड द स्टेबल्स वर वाइड, और उस वो जो अब वो तबर्थ इनकी जो है आप लोगों को बताएगा कि उसके जो बेडरूम्स थे, चैम्बर्स थे तबर्थ इनके, और जो स्टेबल्स जहाँ पे घोड़े खड़े हुए थे वो बहुत ज्यादा वाइड थे। उस दौर में गाड़ियां तो होती नहीं थी, ठीक है, क्या होते थे, समुद्री रास्ते होते थे और घोड़े हुआ करते थे, तो लोग घोड़ों पे राइड किया करते थे। एंड वेल वी वर्स एसेट ईट बेस्ट, और हम वहां पे बहुत अच्छे तरीके से एकोमोडेट हुए। एंड वेल वी वर एसेट, एसेट एकोमोडेट हुए, एट को कहते हैं बेस्ट, बेस्ट को ही कहते हैं एंड इट्स बेस्ट, और हम बहुत अच्छे तरीके से हमें वहां पे एकोमोडेट किया गया। एंड शॉर्टली व्हेन द सन वाज टू रिसेट, और जब जो सन है वो गरूब होने लगा, रेस्ट पे जाने लगा, द सन इज गोइंग टू रेस्ट, और द सन इज गोइंग टू बी इज द सन वाज गोन टू सेट डाउन, सो हैड आई स्पोक विद हेम, हेम देम को कहते हैं, एवरीजोन एवरीवन, ठीक है। तो फिर मैंने सबसे कहा, आई हैड सो स्पोकन विद एवरीवन, यानी कि ये चौसर कह रहा है, फिर मैंने सबसे क्या कहा, दैट आई वाज ऑफ हर फेलोशिप एनन, दैट आई वाज ऑफ देयर फेलोशिप स्ट्रेट अवे, कि भाई मैं जो हूँ तुम सबका दोस्त हूँ, एंड मेड फॉरवर्ड अर्ली फॉर टू राइज, और हम जो है अग्रीमेंट करते हैं, मेड फॉरवर्ड हम एक एग्रीमेंट करते हैं, अर्ली फॉर टू राइज, कि हम अर्ली राइज करेंगे, जल्दी सुबह उठेंगे, टू टेक आर वे देयर एज यू डिवाइस, तो हम जो है हम अपने रास्ते पर चलेंगे, हम अपने जर्नी पर चलेंगे, वेयर आई विल टेल यू एज आई यू डिवाइस, जैसा कि मैं डिवाइस यहाँ पे एडवाइस को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम उस तरह से अपना समंदर का सफर जो है, द वॉयज वी विल स्टार्ट एज आई विल एडवाइस यू, कि उसके अंदर हम वो करेंगे जो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, ठीक हो गया। फिर वो क्या कहता है यहाँ पे, बट नेटलेस विल वाइल आई हैव टाइम एंड स्पेस, नेटलेस नॉनलेस को कहते हैं वाइल आई हैव टाइम, बट नॉनलेस जबकि मेरे पास टाइम, वाइल आई हैव टाइम एंड स्पेस अपॉर्चुनिटी, एट दैट आई फर्दर इन दिस टेल पेस, और बिफोर आई प्रोसीड फर्दर इन दिस टेल। वो कहता है इससे पहले, अब वो ऑडियंस को कह रहा है, वो हम रीडर्स को कह रहा है कि बेशक मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ना तो मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले, मी मेक इट अकॉर्डेंस टू रिजाउंड, इट सीम टू मी इन अकॉर्डेंस विद रीजन, रिजाउंड रीजन को कहा जा रहा है, अकॉर्डेंट अकॉर्ड को कहा जा रहा है, इट सीम्स टू मी इन अकॉर्ड विद रीजन, टू टेल यू ऑल द कंडीशंस, कि मैं तुम लोगों को सारी कंडीशन, सारे सर्कमस्टांसेस बता देता हूँ, क्योंकि हम एक समंदरी रास्ते पे जा रहे हैं, और भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कुछ गपशप भी करनी है, ठीक है। तो ऑफ ईच ऑफ देम, हम देम है, सो एज इट सीम्ड मी, तो वो कहता है कि आई विल टेल यू ऑल द सर्कमस्टांसेस टू ऑल ऑफ यू, जो कि मुझे नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैं सोचता हूँ, एंड विच दे वर एन एंड ऑफ वर्ड डिग्री, और वो कहता है कि मैं इन सर्कमस्टांसेस को, अब वो हम ऑडियंस को कह रहा है कि फर्दर इसके कि मैं अब ये कहानी सुनाऊं, जो कि मुझे वहाँ पे रीजन इन अकॉर्ड विद रीजन, वो कहता है अब मैं आपको उन सारे पिलग्रिम्स के बारे में वन बाय वन बताऊंगा। नाउ ही इज स्पीकिंग टू द ऑडियंस, ही इज स्पीकिंग टू द रीडर, हम लोगों को वो मुखातिब होके कह रहा है कि भाई मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि उन लोगों ने कैसे कपड़े पहने थे, वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, और उनका क्या बिहेवियर था, और क्या किस डिग्री से वो ताल्लुक़ रखते थे, ये आगे सारी लाइंस के अंदर वो यही बताएगा आपको। टू टेल यू ऑल द सर्कमस्टांसेस, रीडर को वो कह रहा मैं तुम्हें सारे सर्कमस्टांसेस बताऊंगा, ऑफ ईच ऑफ देम इट सीम टू मी, मैं उन सब कैरेक्टर्स के बारे में, सब पिलग्रिम्स के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, जो जैसे कि वो मुझे नजर आते हैं,
एंड विच दे वर एन एंड ऑफ वर्ड डिग्री, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन थे एंड ऑफ वर्ड डिग्री और किस सोशल रैंक से थे, एंड ईक इन व्हाट अरे दे वर इन, और आल्सो व्हाट क्लॉथेस, अरे बेटा क्लॉथेस को कहते हैं, दे वर इन कि वो किस तरीके से क्लॉथिंग उन्होंने की हुई थी, किस तरीके के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, मतलब वो किस तरह का ड्रेसअप हुए हुए थे उस इन के अंदर, दे वर इन, उन उन कपड़ों में किस तरह से वो उस इन के अंदर हमें नजर आ रहे थे। इन भी बेटा सराय को कहते हैं। एंड एट द नाइट वॉल आई फर्स्ट बिगिन, तो वो कहता है इस पूरी कहानी को सुनाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को नाइट का कैरेक्टर बताऊंगा। ठीक हो गया, हमने पढ़ा। वो यहाँ पे वो कहता है जनाब के समरी में हम देखते हैं कि अभी जो हमने सारा पढ़ा है उसकी शॉर्ट समरी देखते हैं। वो कहता है कैंटरबरी टेल पे कि इन द अप्रैल प्लेजेंट शोर ऑफ रेन हैज पर्स्ड द ड्रॉट ऑफ मार्च टू वेरी रूट एंड bathed every plant with life-giving moisture. The refreshing west wind has quickened the young shoots in every wood and field. The young sun has completed its second half course in the zodiac sign of Aries. And small birds encouraged by nature sang melodious. People longed to go on pilgrimage and seek strange shores in his regenerating mouth. People from every corner of England went to Canterbury to seek the holy blessing of at the shrine of Saint Thomas Becket. ठीक है, अगर इन लाइंस का कॉन्टेक्स्ट आए तो आई थिंक दीज लाइंस आर मोर देन एनफ। बाकी लाइन टू लाइन मैंने आपको बता दिया कि वन स्प्रिंग इन द वर्क इन साउथ वर्क नरेटर वाज द चॉसर एंड सो ऑन। और नोट्स इसका देख लेते हैं कि इन द ओपनिंग लाइन चॉसर रैपिडली स्केचेस अ सीजन, और वो कौन सा सीजन था, वो अप्रैल का सीजन था जिसमें वो पिलग्रिमेज कर रहे थे टू कैंटरबरी एंड अ लोकेशन इज द बर्थ एंड। ठीक है, ये लोकेशंस आपने याद रखनी है। द एन्चेंटिंग पिक्चर, the enchanting picture of the sun kissed and rain cleans April sky and budding forth new life possesses a special charm. एक न्यू लाइफ पोजेस करता है ये सीजन जो कि स्पेशल चार्म्स जिसकी वजह से इमर्ज होते हैं। दैट इज नॉट ओनली द न्यूनेस ऑफ द सीजन और कि भाई हर चीज धुल गई थी, बल्कि इंसान के अंदर कभी कभी स्पिरिचुअलिटी भी राइज होती है, कभी कभार इंसान का अंदर भी धुलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो इरादा करता है कि चलो भैया हज करने चलते हैं। ठीक हो गया। The passing away of bleak and dark winter inspired people to go on pilgrimage since it was the only form of holy medieval England. ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है यहाँ पे, पासिंग अवे ऑफ द ब्लीक एंड डार्क विंटर। ब्लीक एंड डार्क विंटर अब जा चुकी है, जो कि लोगों को इंस्पायर कर रही है कि वो पिलग्रिमेज पे जाए, सिंस इट वाज ओनली फॉर्म ऑफ होली मिडीवल इंग्लैंड, क्योंकि ये सिर्फ एक वाहिद फॉर्म ऑफ हॉलीडे था मिडीवल में। Chaucer also states his intention to describe the Canterbury Pilgrim, but more importantly, he declares his intention to state the social state rank of all pilgrims. Thus, the prologue may be seen as the form of state literature which enables Chaucer to paint a holistic picture of the 14th century society. ठीक है, उसने ये देखें, ये है जनाब क्रिटिकल कमेंट्री। ये जो यहाँ से नोट के से लेके यहाँ तक है ना, इसको कहते हैं बेटा क्रिटिकल कमेंट्री। ठीक हो गया। ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है ये सारा कॉन्टेक्स्ट है कि क्या कॉन्टेक्स्ट था, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के बाद हम उसकी क्रिटिकल कमेंट्री लिखें। ठीक है, ये फाइल आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी बेटा, ये देख लीजिएगा बाद में देखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को शेयर नहीं की, बाद में देखिएगा इसको। ठीक हो गया, ये इसकी क्रिटिकल कमेंट्री है। इस तरीके से आप लोगों ने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में एक चीज याद रखिएगा कि हाउ टू डू द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आपके पास रेफरेंस आता है जिसमें आपने सिर्फ लिखना होता है दीज लाइंस आर टेकन बाय फलानी पोएम रिटन बाय फलाना पोएट, जो भी पोएम एंड पोएट का नेम होता है। ओनली वन लाइन और 1.5 लाइन के अंदर आपने एंड कर देना है, ये आपका रेफरेंस होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने बैकग्राउंड शो करना होता है। आप देखिए ना, अगर आप पूरी पोएम का बैकग्राउंड देखें ना, कॉन्टेक्स्ट देखें, तो ये जस्ट एक पैराग्राफ है। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दें, इसके साथ अगर नाइट के कैरेक्टर में से आपको लाइंस आती हैं, 2 लाइंस यहाँ पे नाइट की ऐड कर दें कि भाई उसका पहला पिलग्रिम जो है वो नाइट था, एंड दैट्स ऑल, कॉन्टेक्स्ट खत्म।
इसी तरह वाइफ ऑफ बात का कैरेक्टर आ गया, इसी के साथ 2 लाइंस वाइफ ऑफ बात की ऐड कर दें, वाइफ ऑफ बात का कॉन्टेक्स्ट खत्म, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है और उसके बाद आपकी क्रिटिकल कमेंट्री आ जाती है। इसको हम टोटल कहते हैं कि दैट इज द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज आवर नाइट का, ठीक है। नाइट का हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द नाइट